बहरहाल तो बड़ी खबर के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर यह कि अब बीजेपी 5 नहीं बल्कि 6 जगहों पर आगे हो गई है। कुल 7 जगहों पर चुनाव और एक जगह पर निर्दलीय कैंडिडेट धनंजय सिंह इस वक्त मल्हनी सीट पर आगे चल रहा है। लकी यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से वो उनको वहां पर कांटे की टक्कर दे रहे हैं, लेकिन 2000 की लीड वहां पर लिया। लेकिन नौगांवा सादात सीट पर भी बीजेपी आगे हो गई है। बड़ी खबर आपके सामने, बीजेपी का यह दावा भी था कि 7 सीटें, लेकिन अभी फिलहाल 5 पर वो लगातार बढ़त में थे। अब यहां पर एक और सीट पर उन्होंने बढ़त बना ली है, कुल संख्या 6 की हो जाती है। दीपक सिंह हमारे साथ लगातार बने हैं, कांग्रेस के एमएलसी। दीपक भाई, सवाल ये, मैं कांग्रेस के लिहाज से इस वजह से सवाल को पूछूंगा क्योंकि एक बड़ा दल, एक कैडर बेस्ड दल, इतना पुराना दल जिसने प्रदेश में या फिर देश में तमाम समय में सत्ता संभाली, आज भी अगर आपको लगता है इतनी सक्रियता के बाद 7 सीटों पर भी आपको समीक्षा करने की जरूरत है, तमाम सीटों पर कहीं भी आपका जिक्र तक नहीं हो रहा, तो आखिर समीक्षा करने से कौन रोक रहा था? और सिर्फ मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगा, बिहार में आपने जो सीट बंटवारा किया महागठबंधन में, वहां पर भी आरजेडी तो कुछ करती दिख रही है और अच्छा करती दिख रही, लेकिन कांग्रेस का वो रेशियो नहीं दिख रहा। अगर आप बढ़ जाते तो शायद और मजबूत होती महागठबंधन। हरियाणा की एक सीट, वहां पर एक बड़ौदा उपचुनाव जो चल रहा, उस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार लीड लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये बार बार, और खुद वहीं के कांग्रेस के विधायक से लेकर नेता से लेकर जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो वो कह रहे हैं कि ये हुड्डा साहब की वजह से बढ़त है, ना कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से। एमपी में भी वही हाल, 28 में से आप 19 पर इस वक्त पिछड़ते हुए लगातार 8 सीटें हैं जहां पर इस वक्त आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कई सीटों पर बीजेपी ही लगातार आगे है। समीक्षा का वक्त वाकई नहीं आ गया है? देखिए, मैंने पहले ही बार इस बात को स्वीकार कर लिया। जहां तक उपचुनाव की बात है, आपने हुड्डा की बात की, हुड्डा भी कांग्रेस पार्टी में है, हुड्डा कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे और उनके नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने लड़ा था। मध्य प्रदेश की बात की तो मध्य प्रदेश ने, पूरे देश ने देखा था जिस तरह से सत्ता परिवर्तन किया गया, और पूरा देश जानता है, सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, इस बात को मानते हैं, उपचुनाव सरकार के पक्ष के होते हैं। रही बिहार की बात, बिहार में अभी आगे देखिए क्या क्या होता है। 2 चीजें हो सकती हैं, होता हम हारे, होता जीते। हम नहीं कह रहे हम जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन चीजें स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी अपने वसूलों के साथ, सिद्धांतों के साथ अन्य प्रदेशों में भी अपने हिसाब से करती रही। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, चाहे सोनभद्र का मामला रहा हो, चाहे उन्नाव का मामला रहा हो, चाहे कोरोना काल का मामला रहा हो, चाहे हाथरस का मामला रहा हो, अन्य विपक्षी पार्टियों के दलों के दफ्तर में ताले बंद थे। कांग्रेस पार्टी सड़क पर संघर्ष कर रही थी। अगर हम फिर भी हारते हैं, मैंने कहा ना, हम देखेंगे क्यों हार रहे हैं। जहां तक कोविड काल में भारतीय जनता पार्टी बात को लेकर उनके सारे प्रवक्ता, चाहे बिहार का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, इसको लेकर पीठ थपथपाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा को बाहर लाया, वही मनरेगा कोविड में काम आई, वही कांग्रेस के समय के स्थापित अस्पताल मनरेगा का इलाज, चाहे उत्तर प्रदेश चाहे अन्य राज्यों, उन्हीं के आधार पर इलाज हो रहा था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहते जीत रहे हैं और एक सीट मल्हनी हार रहे हैं, जिसका मतलब ये नहीं हो जाता कि मल्हनी वाले धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल हो जाएंगे। हाँ, हम हार रहे हैं, इस बात के लिए हम समीक्षा करेंगे, हम देखेंगे हमारी रणनीतिक भूल कहां से थी या हमें आगे। मेरा यही तो सवाल था ना। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं, मेरा यही प्रश्न अभी भी है कि आप अगर हारने के बाद या इस तस्वीर के बाद कहते हैं कि हाँ हम देखेंगे समीक्षा हमें कहां करनी है, ये पहले क्यों नहीं हो सकता है? वो भी तब जब आप इतने सक्रिय थे, आप व्यक्तिगत तौर पर इतने सक्रिय हैं, आपके नेता इतनी सक्रिय हैं, आप कह रहे हैं कि उनके दफ्तरों में ताला था, जो कि मुख्य विपक्षी दल होने का दावा करते हैं। उस सक्रियता का परिणाम क्यों नहीं निकल रहा है? समीक्षा आप करेंगे संगठन स्तर पर, लेकिन जनता के बीच में क्या आप समीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं कि कांग्रेस की भी वो समीक्षा करें? ये मन क्यों नहीं बन पाया जनता का? ये रणनीति ऐसी तो नहीं होगी ना। सुबह मैं अजय कुमार लल्लू को सुन रहा था, वो शुरुआती दौर से ही कह रहे थे कि अभी आने दीजिए रुझान, कांग्रेस कई जगहों पर टक्कर भी दे रही है और कई सीटें तो जीत भी जाएगी। सुनील मिश्रा जल्दी से इसका जवाब देंगे आप, उसके बाद मैं मनोज यादव के पास जाऊंगा। जी जी जी, ऐसा है कि देखिए, मैं अतुल भाई फिर उसी बात पे आ रहा हूं कि जहां पर जनता का विश्वास जीतना इतना आसान नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उन्होंने हमेशा गरीब, किसान, मजदूर सबके मुसीबत के समय वो खड़े हुए। जो कोरोना काल की बात कर रहे हैं दीपक भाई, कांग्रेस का एक आदमी नहीं दिखाई दिया। 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे थे माननीय योगी जी, उनके साथ उनकी कैबिनेट काम कर रही थी, जनता उस चीज को देख रही थी।
अपने जान की बाजी लगा करके वो लोग अस्पतालों में जाते थे, वहां पर लोगों का देखभाल देखते थे, किस प्रकार से हो रहा है कामकाज देखते थे, लोगों को राशन किस प्रकार से मिले, सही तरीके से मिले, पारदर्शिता के साथ मिले, पैसे जो है अगर किसानों के खाते में जाने हैं तो किस प्रकार से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर के जाए, कोई बीच में बिचौलिया कोई ना उसमें रहे। अब बिचौलिया की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जनता इन सब चीजों को अतुल भाई समझती है। आज अतुल भाई फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूं अतुल भाई, आज जैसे आवास योजना है, गरीबों को मिला, आज ठीक है, चलिए नहीं देखिए, इन सारी चीजों का बहुत जिक्र हो चुका है, बहुत जिक्र हो चुका है भाई, गरीबों को क्या मिला और गरीबों को क्या नहीं मिला, इसी पर तो चुनाव होता है ना। मैं एक बड़ी खबर दे देता हूं अपने दर्शकों को और आप लोगों को भी। समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर है, मलानी सीट पर धनंजय पीछे हुए और समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो इस वक्त आगे हो गए, यानी लकी यादव पारसनाथ यादव के सुपुत्र हैं और लकी यादव ही लगातार टक्कर दे रहे थे। तो समाजवादी पार्टी कम से कम एक जगह पर पिछड़ गई थी, यानी नौगांव सादात में, तो उसने वहां निर्दलीय प्रत्याशी जो कि आगे चल रहे थे मलानी में, उनको पछाड़कर कम से कम एक सीट मेंटेन की है, जो सीट थी भी उनकी, उसी सीट को मेंटेन करते अभी तक दिख रहे हैं मनोज यादव। बहुत जल्दी से इसी पर एक कमेंट और उसके साथ ही यहां पर एक बात कही जा रही है, सत्ता पक्ष से तो देखिए विपक्ष लड़ता ही लड़ता है, लेकिन विपक्ष आपस में कैसे लड़ता है उस पर भी मैं सवाल लूंगा। कांग्रेस का ये कहना, दीपक भाई का कहना कि हम समीक्षा करेंगे, क्यों आखिर उनको लग रहा है कि आपके दफ्तरों में ताले बंद थे, वहीं लड़ाई लड़ रहे थे और फिर भी उनको समीक्षा करने की जरूरत है? मनोज यादव। देखिए, कांग्रेस ने निश्चित तौर पे अच्छा चुनाव लड़ा है और इस बात के लिए कांग्रेस को हम बधाई देंगे। कांग्रेस निश्चित तौर पे इनमें से उसकी कोई सीट नहीं थी, उनकी टोटल सीटें भी दहाई के अंदर हैं जो विधानसभा में उनकी स्थित है, वो सभी को पता है। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक रूप से जो चुनाव लड़ा जाता है, जो सत्ता को हराने के लिए चुनाव होता है, सत्ता से उसके समीकरण बिगाड़ने के लिए चुनाव होता है, वो कांग्रेस ने लड़ा। इसमें इस बात को किसी तरीके से कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है। लेकिन अगर हम कांग्रेस का विश्लेषण कर भी नहीं सकते, कांग्रेस स्वयं करेगी अपना विश्लेषण, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार सत्ता से सवाल पूछने के लिए चुनाव लड़ी, मुद्दों पे जो उत्तर प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे थे उन पे बात की, चुनाव गए, मैदान में गए और उसका परिणाम स्वरूप आपको ये देखने को मिल रहा है कि लगातार हम सत्ता से फाइट कर रहे हैं। कभी हम नौगांव सादत जो हमारी सीट नहीं थी उस पर हम आगे आ रहे हैं, कभी हम मलानी में आगे आ रहे हैं, देवरिया की भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही होगी, देवरिया में भी हमारी फाइट होगी, जबरदस्त फाइट होगी और बांगरमऊ में भी हम लगातार फाइट में हैं, नंबर 2 की स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उपचुनाव में मेहनत से थी, लेकिन यह जाना जाता है कि कोई उपचुनाव बदलाव का चुनाव नहीं होता है और सरकार उस पे अपने हिसाब से चुनाव कराने में सफल रहती है। सरकार का दबाव रहता है, वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वोटर हो, कोटेदार हो, ठेकेदार हो, जो भी है उन सभी को बहुत शानदार प्रवक्ता है, बातों बातों में धीरे से अपना आधार आप निकाल लेते हैं। नहीं मनोज भाई, आप बातों में धीरे से आप अपना वो एक कंडीशन अप्लाई वाला जो क्लॉज होता है ना वो निकाल लेते हैं। मतलब अब 3 सीटें जीतने का अभी दावा भी कर रहे हो, अंडर कंडीशन आपने लगा दिया, समाजवादी पार्टी के साथ वो क्लॉज आपने धीरे से लगा दिया। अतुल भाई, परिणाम ना आ जाए, समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ेगी। ठीक है, बहुत जल्दी से एक मिनट का मुझको समझ लीजिए अतुल भाई, जो इनके यहाँ ट्रेनिंग होती है, जो इनके यहाँ सरकारों में जब उपचुनाव होते थे, जो इनको ट्रेनिंग दी गई है, अभी बयान किया मनोज जी ने, बूथ कैप्चरिंग करना, सरकार में दबाव डलवाना, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के या चाहे यहाँ पर किसी प्रकार से चलिए नहीं देखिए, अगर सुनील मिश्रा अगर मनोज यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो अगर आपको इस बात के लिए रोक रहे हैं कि देखिए ये सब छोटी बातें हैं, ये नहीं होना चाहिए, सेंट्रल फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय होती हैं, तो आपको भी अब उनका जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी पार्टी के जब प्रवक्ता कहते थे तो अब आपका कहना बनता था। जब वो खुद नहीं कह रहे हैं ये, तो उस बात को यहां पर उठाने की जरूरत नहीं है। इस बात के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए आपको मनोज यादव को कि वो खुद कह रहे हैं और आपको रोक रहे हैं कि उन छोटी बातों को रोकिए। बहरहाल मनोज मिश्रा जी, अब मेरा सवाल यह है, मनोज यादव ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही और दीपक भाई ने भी बात कही कि बदलाव के लिए बहुत नहीं होता है उपचुनाव, लेकिन जब चुनाव हो रहा था तब तो ये दोनों लोग कह रहे थे, इनकी पार्टी के नेता प्रवक्ता यही कह रहे थे कि बदलाव के लिए ही उपचुनाव होगा और स्ट्रेटेजिक तौर पर होगा। ये कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक तौर पर भी बहुत ज्यादा इससे संदेश नहीं जाएगा
तब ये कहते थे कि स्ट्रेटेजिक तौर पर ही संदेश जाएगा, बदलाव के लिए चुनाव हो रहा है, ये सेमीफाइनल और फाइनल के लिए यहीं से मैसेज क्लियर हो जाएगा। आज वो अपनी बातों से मुकर रहे हैं थोड़ा सा। अतुल जी, उपचुनाव को लेकर के 2-3 बातें बड़ी अहम होती हैं। एक तो ठीक है, बिल्कुल मैं दीपक जी को और मनोज भाई की बात से सहमत हूं कि सरकार का संख्या बल इतना ज्यादा है कि 7 सीटों से उसकी सरकार में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अतुल भाई, दूसरी बात यह है कि जो कार्यकर्ताओं में जोश और एक संदेश जाता है, लगातार अगर आप सरकार को घेरते रहते हैं और विपक्ष में हैं, तो आपका जो प्रत्याशी होता है, आपके जो कार्यकर्ता होते हैं, उनमें भी कहीं न कहीं सकारात्मक ऊर्जा इस चुनाव के जरिए भरी जाती है। और अगर परिणाम आपके फेवर में आते हैं तो मुझे लगता है कि उसका असर गांव से लेकर के राजधानी तक पहुंचता है। दूसरी बात, मनोज भाई ने एक बात कही बीच में कि देखिए इन बातों को कोई मतलब नहीं दे, आज इससे पहले की बात नहीं है अतुल जी, चूंकि मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में, अखिलेश यादव के नेतृत्व में, मायावती के नेतृत्व में या बाकी सरकारें रही है पिछले 30-32 सालों से, कांग्रेस तो सत्ता में प्रदेश में रही नहीं है और उपचुनाव हमेशा सरकार का ही माना जाता रहा है। लेकिन विषम परिस्थितियों में आपने देखा होगा कि चाहे गोरखपुर हो, चाहे फूलपुर हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, सरकार के खिलाफ ही तुरंत ही चुनाव गया था। तो हम इस बात से सहमत नहीं है। हम इस बात से सहमत नहीं। हाँ, और उस समय मनोज भाई कहते थे कि ये बदलाव के लिए हुआ है। देखिए अपना मुख्यमंत्री खुद गढ़ हार गए हैं। आज मनोज भाई कह रहे हैं कि नहीं, बदलाव के लिए नहीं। मनोज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मनोज यादव, बहुत संक्षेप में, फिर मैं दीपक जी के पास जाऊं। नहीं, देखिए मैंने इस बात को बड़े किसी ऐसे अनर्गल प्रलाप के तहत नहीं कहा है। समाजवादी पार्टी ने, हमारे मनोज मिश्रा जी जानते हैं, 2012 में 224 सीटें जीती थी जब चुनाव हुआ था, और हमारी सरकार 17 तक पहुंचते पहुंचते 236 सीटें हो गई थी। 236 पे पहुंचने के बाद, यानी कि हमने लगातार सरकार में रहकर उपचुनाव गेन किए थे, और गेन करने के बाद भी 17 में हम हार गए। बीजेपी की सरकार लगातार जितना भी उसका, चूंकि एक बड़ा मैंडेट उनको मिला था 325 का, उस मैंडेट को जो बीजेपी की सरकार है उसने लगातार, वो सीटें कम हुई हैं, उनकी जीती नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि बड़े चुनाव हुए, लोकसभा के मद्देनजर बड़े चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में कई सीटों पे, और इसमें भी हुए कई डेथ होने के बाद, तो ये बिल्कुल नहीं है निश्चित करेगा कि 2021-22 में चुनाव 22 में होना है, उस चुनाव में इनका कुछ असर विशेष। चलिए, ये आपने आपने एज लेने वाली बात कह दी है मनोज भाई। अगर आपने अनर्गल प्रलाप नहीं किया तो, और आपने बात कही, तो एक चीज तो और मुझे समझ में जो आई, बाकी तो आपने समझा दिया कि 2022 में असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज समझ में आई कि 2012 में आप 224 सीट से और फिर उपचुनाव होते होते 36 तक पहुंच गए, और फिर उसके बाद चुनाव हार गए। इसका मतलब सत्ता में रहकर कोई सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करता है, वो उपचुनाव जीतता भी है लेकिन बाद में पूरा चुनाव हार भी जाता है, ये भी तय हो गया। मनोज मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, बहुत संक्षेप में लेकिन अतुल भाई एक बात मैं और कहना चाह रहा था। होता है अगर जनता सरकार, मनोज मिश्रा आप बोले। मनोज मिश्रा अतुल भाई एक बात कहना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में दरअसल बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूं, लेकिन जो 2 प्रयोग हुए, एक लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और सपा, दूसरा बसपा और सपा का विधानसभा में, इसका भी कहीं न कहीं खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है दीपक भाई, समीक्षा करने की बात आपने पहले ही कह दी है, तो उसको बार बार मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, वो आपका अधिकार है और आप लोग करेंगे भी, आप लोग अभी से कर भी रहोगे। अब मेरा सवाल यह है कि मोटा मोटा एक माहौल बनाया जाता है या बनता है राजनीति में, संदेश देने की कोशिश होती है। यहां पर उत्तर प्रदेश में मान लीजिए उपचुनाव है, लेकिन बिहार में तो चुनाव है, मुख्य चुनाव है। अगर कृषि कानून, अगर कोरोना काल, अगर वो तमाम फैसले जो कि इस कोरोना काल में लिए गए, और उन मुद्दों को आपने राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया, और उसके बाद प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी मैं पूछूंगा, वहां भी उठाया, और फिर उसका परिणाम मोटा मोटा आपके पक्ष में तो नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या हुआ उन मुद्दों का? क्या मान ले कि हां, संदेश जो दे रही थी बीजेपी सत्ता में बैठकर, या जो कर रही थी उसको जनता ने मैंडेट दिया, उसको स्वीकार किया, और उसी के साथ क्या आप भी स्ट्रेटेजिक तौर पर मानते हैं कि हां 2022 से इस उपचुनाव का उत्तर प्रदेश के कोई लेना देना नहीं है? देखिए, उपचुनाव के जितने भी ट्रेंड रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के, उपचुनाव ने कभी मुख्य चुनाव को प्रभावित नहीं किया है, पहला।
दूसरा, जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार जब काउंटिंग शुरू हुई थी तो कुछ और रुझान थे। अभी जब 70% मतगणना बाकी है तो कोई और रुझान है। अभी 70% वहां पर गणना होनी है, परिणाम आने दीजिए, उस पर बात करेंगे। रही उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश में हम उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ थे, उत्तर प्रदेश के मुद्दों के साथ थे, सरकार के अहंकारी रुख के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। आगे हम और मजबूती से, बेहतर ढंग से उत्तर प्रदेश में अब चुनाव जीतने की नीयत से आएंगे और उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाएंगे। रही तो दीपक भाई, इस बार क्या चुनाव हारने की रणनीति से आप आए थे? हाँ तो भाई, इस बार क्या आप चुनाव हारने की रणनीति से आए थे, जो कह रहे हैं कि अब आगे जीतने की रणनीति से आएंगे? नहीं, अगर हम ये मान के आते हैं कि 7 सीटें प्रभावित करेंगी तो हमारे इस चुनाव में हमारे पास बहुत कुछ था लगाने के लिए, हम लड़ते और यकीनन हम इसमें कुछ सीटें जीतते भी। लेकिन उस सीटों चलिए, ये बहुत ईमानदार प्रतिक्रिया है। और मैं बार बार जब भी दीपक भाई आपसे चर्चा करता हूं तो मैं कहता हूं कि हाँ, किसी भी पार्टी के नेता प्रवक्ता में ये ईमानदारी होनी चाहिए कि जो वस्तु स्थिति है उसको व्यवहारिकता के साथ स्वीकार करे। आरोप प्रत्यारोप और राजनीति के कई मायने होते हैं और होने चाहिए। सुनील मिश्रा, बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट आपका। आपने बहुत अच्छी बात एक और भी कही है कि अहंकारी हम नहीं होते हैं, जीतने के बाद भी और हारने के बाद हम हतोत्साहित नहीं होते हैं। लेकिन यहां से एक मैसेज क्या आपको लगता है कि आप लोगों के लिए एक अच्छा आएगा? उम्मीद करें बिहार से या फिर उत्तर प्रदेश से ही, और उसके बाद आपको कुछ और ठोस कदम उठाकर आगे के लिए तैयारी करनी होगी। देखिए दीपक भाई, हम लोग बोलने में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते, काम पे विश्वास करते हैं। बिहार की अगर आप बात करिए, कितना बिल्कुल कैसा माहौल बनाया गया है, एक अनर्गल प्रलाप होता रहा, लोग बहुत बिलो द बेल्ट बातें करने लगे। वो बातें भी जनता वो देख रही थी। काम पे देखिए दीपक भाई, अब जनता बहुत जागरूक हो गई, बहुत पढ़ी लिखी हो गई। नहीं, दीपक भाई तो देख ही रहे हैं सुनील मिश्रा। और आपने जब कहा कि बिहार में बिलो द बेल्ट बातें हो रही थी, अतुल भाई, नहीं, बिहार में अगर बिलो द बेल्ट बात हो रही थी तो वो बिलो द बेल्ट बात दोनों तरफ से हो रही थी ना, वो भी मैंने देखा। अब उस आधार पर तो आपको बढ़त मिल रही है, तो क्या मैं मानूं कि बिलो द बेल्ट बात लोगों को अच्छी लग गई? अब बिलो द बेल्ट बात तो वहां पर नीतीश बाबू ने भी की है, ऐसा थोड़े ना है कि उधर से ही हुआ है। कुछ हद तक नेताओं को तो मर्यादा करनी चाहिए थी। जिस प्रकार से तेजस्वी अहंकार की भाषा बोलने लगे थे, वो लगने लगा था, जनता को लगने लगा था। आज यहां पर देखिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, कोई काम नहीं था, लेकिन सिर्फ अहंकार था। जनता ने उनको बैठा दिया। आज हम लोग, चलिए, आप में अहंकार नहीं था, इसलिए आपको अभी 6 सीटों पर बढ़त मिल रही है। नतीजे नहीं है, ये बढ़त है। मनोज भाई, बहुत छोटा सा समय आपको दे रहा हूं, बहुत संक्षेप में हमारे सातों में कंक्लूड कर दिए। अच्छा, आप 7 पर आएंगे, अभी बढ़त 6 पर है ना, इसलिए मैंने कहा। मनोज भाई, देखिए, अभी कई सीटों पे आगे पीछे का चुनाव हो रहा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की मलनी हो, वहां पे भी सपा कभी आगे आ रही, कभी नौगांव सादत अमरोहा की सीट पे आगे आ रही है। देवरिया में भी हमारी फाइट लगातार चल रही है। तो कई ऐसी सीटें समाजवादी पार्टी परिणाम तक निश्चित अच्छा करके दिखाएगी। और एक बात मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी संगठन रूप से अगर जो भी कमियां होंगी, उन कमियों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में उतरेगी। हमारे मुद्दे होंगे, हमारा एजेंडा होगा। उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट की एक नई परिभाषा लिखने का और हम ऐतिहासिक काम करने के लिए जनता के बीच में जाएंगे, उसके आधार पे 2022। ठीक है, नहीं 2022 में तो आप जाएंगे। और दीपक भाई ने भी कह दिया है वो महत्वपूर्ण और मजबूत और जीतने वाली रणनीति बनाएंगे, वो तो 2022 का विषय है ना। अभी तो फिलहाल 7 सीटों पर हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ और प्रदेश के चुनावों पर, उपचुनावों पर हम चर्चा कर रहे हैं। मोटा मोटा वहां से संदेश निकल कर आया कि वाकई क्या बहुत अलग तरीके से कोई माहौल था बीजेपी के लिए या उनके घटक दल के लिए, वो तस्वीर यहां पर नहीं दिख रही। उत्तर प्रदेश में कम से कम बीजेपी की तरफ से अभी भी दावा है कि हम 7 की 7 जीतेंगे। वो अलग बात है कि अभी वो 6 पर बढ़त बनाए हुए। बहुत शुक्रिया मनोज मिश्रा जी आपका, मनोज यादव आपका, दीपक भाई आपका और सुनील मिश्रा आपका भी। तो मौजूदा दौर में बीजेपी ने बढ़त तो बना रखी है, जो कि सत्ता पक्ष की पार्टी है। और अब यह कहा जाने लगा कि सत्ता पक्ष में जो होता है उपचुनाव कमोबेश माना जाता है कि उसी का होता है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि वहां पर अगर 1-2 सीटें वो गंवा बैठते हैं तो उसको संदेश बताया जाता है कि आगे के चुनाव के लिए संकेत और संदेश हैं। ये अपने अपने तर्क होते हैं जो समय के हिसाब से बदले जाते हैं।